Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. How are you all doing? I hope you all are doing good, staying at home and preparing for your exams. So this is another lecture series. मतलब it's a continuity lecture. इससे पहले 11 current affair lectures are already there और ये भी current affair के ऊपर ही है आपका lecture. So so let's get started. Let's not waste any more time and let's get started. So the first question for today is consider the following. Okay, so consider the following statements regarding energy credit line guarantee scheme. This option number one, the scheme is not extended to Mudra borrowers. Number two, SIDBI is the guarantee provider under your ECLGS, that is Emergency Credit Line Guarantee Scheme. And number three is recently business enterprises under tourism and hospitality sector have also been included under this scheme. So now, which of the following statements which are given above are not correct? So you need to underline the key point that is not correct. इनमें से कौन सी जो points है वो correct नहीं है. सबसे पहली बात, इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू मुद्रा. सो ये आपका आ गया गलत कि नो बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडेड टू मुद्रा बोरोवर्स. तो पहला वाला तो गलत हो गया. नंबर टू इज SIDBI इज गारंटी प्रोवाइडर अंडर दिस स्कीम. सो नो, इट इज़ नॉट द गारंटी प्रोवाइडर ऑफ दिस स्कीम. इसकी जो या इसका जो आपका क्या कहते हैं उसको गारंटी प्रोवाइडर है, इट इज़ NCGTC, that is National Credit Guarantee Trust Company. So what is it? National Credit Guarantee Trust Company, that is the guarantee provider of this scheme. तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए आपका? पहला ऑप्शन भी गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन जो था वो भी आपका गलत हो गया. नंबर थ्री इज़ रिसेंटली, अभी हाल ही में क्योंकि इसको एक्सटेंड किया गया है तो ये अब जो है इट इज़ अंडर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स. तो येस, दीज टू सेक्टर्स आर ऑल्सो बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम. नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड इज, नाउ इसमें क्या हो गया, थर्ड वाला सही हो गया तो ऊपर वाले दो गलत हो गए. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो आपका गलत है, दैट इज़ वॉट. सो जो ऑप्शंस आपके गलत हैं वो हो गया आपका 1 and 2. सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर रॉन्ग. अगर आपको क्वेश्चन होता कि इनमें से कौन सा करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता, लेकिन ऊपर वाले दो गलत है और गलत ही पूछे. सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर इनकरेक्ट. नाउ कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज़ कि इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत. सो आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही ये जो आपका स्कीम है या ये इसको लॉन्च किया गया था, विच वाज अ पैकेज फॉर MSMEs. किसके लिए? MSMEs के लिए पैकेज प्रोवाइड किया गया था ताकि जो भी पैंडमिक के चलते, देखिए जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज कंपनीज हैं वो तो है ही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो छोटी छोटी हैं, उनका जो है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. सो जो भी स्ट्रेस पैंडमिक के टाइम पे कॉज हुआ है उनके लिए एक पैकेज की तरह दिस स्कीम वाज बीइंग लॉन्च्ड. एंड ड्यूरिंग द पैंडमिक हमारा क्या रहा है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, कि इंडिया हैज़ शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन. हमको खुद ही आत्मनिर्भर बनना है. ठीक है, इनिशियली इट वाज लॉन्च लास्ट ईयर इन May 2020 और अब इसको एक्सपैंड भी किया गया है और एक्सटेंड भी किया गया है. ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका 1 and 2, क्योंकि पहले की जो दो जो हैं वो गलत हैं. ठीक, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ऑल राइट, विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान स्कीम, दैट इज PM कुसुम. पहली बात तो PM कुसुम की आपको फुल फॉर्म वो भी ज़रूरी है, तो इसमें ऑलरेडी आपका फुल फॉर्म आ गया है. Consider the following statements. Number one, the PM Kusum scheme was launched by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. It focuses only on providing stand-alone, ये stand-alone है, ये stand-alone लिख दिया, so sorry, stand-alone solar powered agriculture pumps. Now,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमको सही बताना है. नंबर 1 पहला स्टेटमेंट सही है, नंबर 2 सेकंड सही है, नंबर 3 दोनों सही हैं, या नंबर डी दोनों में से एक भी सही नहीं है. तो आप याद रखिएगा इसमें दोनों में से एक भी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. पहला स्टेटमेंट लेते हैं. जो पीएम कुसुम है वो स्कीम लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. नो, इट इज़ नॉट बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy. So ministry of and new and renewable energy की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको लॉन्च किया है. मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी स्कीम आई है, तो इसका आप याद रखना. ठीक है, देखो क्योंकि किसान विसान है तो आप सोचोगे कि एग्रीकल्चर का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नाउ अब सेकंड देखिए आप, इट फोकसेस ओनली ऑन प्रोवाइडिंग स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स. इट इज़ ट्रू कि ये जो स्कीम है इट फोकसेस ऑन स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पंप्स, ये बिल्कुल सही है. बट ओनली लिखा गया है कि सिर्फ यही इसका एक काम है, तो नो इट इज़ नॉट ट्रू. ये इसका एक कंपोनेंट है, बट क्या सिर्फ यही एक कंपोनेंट है? सो नो इट इज़ नॉट ट्रू. नाउ दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट एम्स एट इंश्योरिंग जो एनर्जी सिक्योरिटी है फॉर आर फार्मर्स इन इंडिया, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर ये स्कीम एम करती है. एंड अलॉन्ग विद दैट जो इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि हम 2030 तक जो हमारी क्या कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक पावर्स की, विच शुड बी फ्रॉम वॉट, फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स. क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का होगा तो हमारा कमिटमेंट क्या है उसमें, नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो हमको सोर्स है एनर्जी कंजम्पशन का, उसको 40% तक करना है हमको 2030 तक. तो उसके लिए क्या है, ये पूरी की पूरी स्कीम जो है इट वर्क्स. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019. तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसको 2019 में लॉन्च किया गया था. कब किया गया था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था. दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. नाउ जब इसको लॉन्च किया गया था तो क्या इसका एम क्या था? व्हाट ऑल थिंग्स डज इट फोकस ऑन? इट फोकसेस ऑन 3 कंपोनेंट्स. नंबर 1 कंपोनेंट है कि इसको सेटअप करना है 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड किसके साथ? रेन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स. तो आपको याद रखना है कि हमारा फोकस रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है ऑन बैरन लैंड. दैट इज कंपोनेंट नंबर 1. ठीक है, अब कंपोनेंट नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही जो लिखा हुआ है कि सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स, इनको स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स को हमको इंस्टॉलेशन करना है. कितना करना है इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हुआ पेपर का तो आप याद रखिएगा आपका 17.50 लाख, दैट इज स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर इंस्टॉलेशन, जो आपके सोलर एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको इंस्टॉल करना है. ठीक है, और कंपोनेंट नंबर 3 था सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड विच आर टू बी कनेक्टेड विद एग्रीकल्चरल पंप्स. तो ये 3 कंपोनेंट्स थे. तो ओनली फोकस नहीं है, अगर यहाँ पे लिया होता इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो ये सही होता, लेकिन ओनली लिखा गया है तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो गया. तो इसका क्या आंसर हो गया? नीदर 1 नॉर 2, दोनों में से एक भी जो है वो सही नहीं है. ठीक है जी, चलो question number 3. The electronic platform named eSanta is launched to number 1 connect aqua farmers and the buyers, number 2 provide online education to rural students, number 3 facilitate the foreign investors in India, and number D that is bringing transparency in the power sector. अब ई सेंटा का आंसर देने से पहले ई सेंटा का फुल फॉर्म क्या है वो हम पढ़ लेते हैं. ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, Santa stands for solution for augmenting, NACSA farmers trade in aquaculture. तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म आता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स. सो ई सेंटा स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वा कल्चर. ठीक है, अब एक मैंने वर्ड बोला है यहाँ पे NACSA.
What does it stand for? It stands for National Center for Sustainable Aquaculture. So it stands for what? It stands for NA for National, National Center for Sustainable Aquaculture. So this is what you need to remember. इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है. नाउ इसमें क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, बट आप याद रखिएगा ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है. और इसको अपलिफ्टमेंट किसको कर रहे हैं? अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं मेजरली आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो कम है, लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का जो पॉपुलेशन है इट इज़ मच मोर. सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू इनकरेज एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ठीक जी, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. With reference to Pradhan Mantris or Prime Minister's Kisan. Okay, so ये question number 4 repeat हो गया I believe. Yes, so sorry ये repeat हो गया. चलो question number 5. Question number 5 is with reference to India Energy Dashboard, that is IED, India Energy Dashboard, consider the following statements. That is, number 1, it is an endeavor to provide single window access to the energy data for the country. Number 2, it has been launched by the Ministry of New and Renewable Energy. Point number 1 जो आपका है, that is, it is an endeavor to provide single window access to energy data. बिल्कुल करेक्ट कि yes, जो आपका इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड है उसका बिल्कुल सही यही है कि उसको एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करना है टू एक्सेस टू ऑल एनर्जी डेटा ऑफ द कंट्री. बट इज इट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी? अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में एनर्जी दिया है तो आप सीधे कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, उसको टिक मार देंगे. बट इट इज़ नॉट राइट. याद रखिएगा, इट इज़ नॉट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी. इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसने इसको लॉन्च किया है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नंबर 1 बिल्कुल सही था, बट नंबर 2 गलत. सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statement is or are correct? हमको सही statement ढूंढना है. Micro finance institutions MFLs in India exist as NGOs registered as societies or trust. ठीक है, non-governmental organizations. Section 25 companies and non-banking financial companies. So NBFCs की तरह और साथ ही साथ NGOs की तरह ये जो आपके MFLs हैं वो exist करते हैं. नंबर 2, इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस ऑपरेट्स थ्रू 2 चैनल्स. नंबर 1, SHG, दैट इज बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. तो इज इट ट्रू? तो याद रखिएगा इन रेफरेंस टू MFLs ये बोथ द जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट. सो करेक्ट की अगर हम बात करें तो ये दोनों सही हैं. ये जो आपकी ऑपरेट करती है 2 चैनल्स के साथ करती हैं और ये इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं एज NGOs एंड MBFCs. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statements is or are correct? Number 1, Raman thermometry technique is used to determine the local temperature in microelectronic system. Number 1 point. Number 2, the Raman scattering phenomena is used for temperature detection. Number 3, C.V. Raman won the Nobel Prize in Science for discovery of Raman scattering. Now, याद रखिएगा जो रमन थर्मोमेट्री टेक्निक है वो सच में यही डिटरमाइन करती है लोकल टेम्परेचर ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. सो पहला पॉइंट इज करेक्ट. नाउ कौन से फिनोमिना पे ये काम करती है? जो रमन स्कैटरिंग फिनोमिना है इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट? रमन स्कैटरिंग का फिनोमिना किसकी डिटेक्शन के लिए है? टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए है. और ये तो हम सबको पता है कि C.V. रमन जो है उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इन साइंस फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन स्कैटरिंग. सो हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट? ऑल द 3 आर करेक्ट. बट नाउ दिस वॉज इन न्यूज़. ये जो आपका रमन थर्मोमेट्री टेक्निक है इट वॉज इन न्यूज़. वाई? बिकॉज रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं आपके
आईआईटी मद्रास, मद्रास का नाम याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है दैट पावर ट्रांसमिशन केबल दे कैन बी मॉनिटर्ड बाय यूजिंग रमन थर्मोमेट्री टेक्निक। तो आप याद रखिएगा क्या कर सकता है, आईआईटी मद्रास ने ये चीज़ रिसर्च करके बताया है हमको कि जो पावर ट्रांसमिशन केबल्स हैं दे कैन बी मॉनिटर्ड वाइल यूजिंग व्हाट, रमन थर्मोमेट्री ऑन फाइबर ऑप्टिक केबल। ये भी याद रखना, फाइबर ऑप्टिक केबल को क्या कहते हैं, उसके द्वारा ही हम ये जो है इनको पावर ट्रांसमिशन केबल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसमें टेक्निक कौन सा यूज़ होता है, वही जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, दैट इज़ रमन स्कैटरिंग फिनोमिना। सो रमन स्कैटरिंग फिनोमिना की टेक्निक को यूज़ करते करते हम ये चीज़ को जो है इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके हमको बताया। किसने बताया, आईआईटी मद्रास ने हमको बताया। सो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following organizations or movements was Lala Lajpat Rai associated? Number 1, Servants of People Society. Number 2, Hindu Relief Movement. Number 3, All India Trade Union Congress. And number 4, Hindu Mahasabha. अगर हम सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की बात करें, इट इज़ 1921 में फाउंड हुआ था। हिंदू रिलीफ मूवमेंट की बात करें तो 1897। अगर हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करें सो 1920। और हिंदू महासभा की अगर हम अब याद रखना, अगर हम बात करें लाला लाजपत राय किन सब के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो इन सभी के साथ एसोसिएटेड हैं। बट क्या वो इन सब के फाउंडर भी हैं, तो जी नहीं, इनके फाउंडर भी नहीं है। अगर हम बात करें हिंदू महासभा के, तो ये फाउंडर लाला लाजपत राय इज़ नॉट द फाउंडर, बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द फाउंडर, दे आर आस्किंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस और द मूवमेंट जिसके साथ ये एसोसिएटेड थे। तो इन चारों के साथ जो हैं आपके लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड, नॉट, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द फाउंडर्स, दे आर जस्ट आस्किंग कि लाला लाजपत राय इन सब में से किसके साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय की डेथ कैसे हुई और उसके बाद जो आपके भगत सिंह हैं उन्होंने क्या किया था, उसके ऊपर आप ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो, एक 1 मिनट डोज बनाया था मैंने शहीद भगत सिंह के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। उसमें आप टोल्ड यू कि वाई लाला लाजपत राय, जब उनकी डेथ हुई, क्यों हुई, किसने मारा, उसके बाद व्हाट ऑल डिड भगत सिंह डिड, और उसके बाद की पूरी कहानी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, Question number 9. Question number 9 is, consider the following statements. Number 1, the world's oldest known cave art is discovered from the Liang Tendong-Gage cave. The Liang Tendong-Gage cave is located on the islands of Sulawesi, that is Indonesia. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। याद रखिएगा ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट है, वो जो आपका रिसेंटली इट वॉज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम लियांग टेंडोंगेज केव, और ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है। आपको आइलैंड्स ऑफ सुलावेस शायद आपको नहीं पूछी, बट इंडोनेशिया इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडोनेशिया में ही ये हुआ था। आई विल शो यू अ पिक्चर जिसमें ये एक द हिंदू के ऊपर आर्टिकल भी आया था। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग जो है वो आपका फाउंड हुआ है इन इंडोनेशिया, और इसके ऊपर क्या है, मे बी दे कैन आस्क यू कि इसके ऊपर क्या डिपिक्ट करता है। तो आप याद रखिएगा, इट हैज़ अ पिक्चर ऑफ अ पिग। ठीक है, और जो ये पिक्चर है ना, ये ऑलमोस्ट आपके 45,000 ईयर्स अगो का है। तो आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि आपको पूछ सकते हैं कि क्योंकि इट इज़ अ पेंटिंग, राइट, तो पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है, तो आपको शायद वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, सो इसका क्या आंसर हो गया, बोथ 1 and 2। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इज़ ऑल ओके। अब आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड अंडर PVTGS, that is particularly vulnerable tribal groups by Government of India. Point number 1, it is pre-Neolithic Negrito tribe. Option number C, it is protected under the Andaman and Nicobar Islands.
और कौन से एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है? प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिन ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। अब वो कह रहे हैं कि बताओ ये कौन सी ट्राइब के बारे में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है आपके सेंटिनेलीज के बारे में, ये बात हो रही है। नाउ याद रखिएगा जो आपके ऑलमोस्ट आपके 75 जो हैं वो जो ट्राइबल जो आपके ट्राइब्स हैं दैट इज़ अंडर द PVTGS, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइब्स आर देयर बट उसमें से 75 ऐसे हैं जो आपके PVTGS के अंडर आते हैं। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो कौन सी स्टेट में आते हैं? तो याद रखिएगा 13 PVTGS जो है वो आपके ओडिशा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देख लेना, उसमें पूरा बताया हुआ है स्टेट वाइज। तो याद रखिएगा ओडिशा में आपके 13 हैं। आंध्र प्रदेश में 12 हैं। तो कितने हैं जी? आंध्र प्रदेश में 12 हैं, तो एक ही कम है, हाईएस्ट ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में 12 हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 7 हैं, ठीक है। 75 में से 13 आर इन ओडिशा, 12 आर इन आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में आपके 7 हैं। इसी के साथ आप ये भी याद रखिएगा मणिपुर, राजस्थान एंड त्रिपुरा, उनके अंदर सिर्फ एक आपके PVTGS हैं, ठीक है। दैट इज योर particularly vulnerable tribal groups. Now what are these PVTGs? ये एक ऐसे होमोजीनियस ट्राइब्स होते हैं जिनका एक स्मॉल पॉपुलेशन होता है, सेम फिजिकली ये लोग रहते हैं और आइसोलेटेड रहते हैं, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं करते बाकियों के साथ। तो ये कुछ इनके क्या होते हैं, क्या कहते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं इन ट्राइबल ग्रुप्स के। अब इसी के साथ आप याद ये भी रखिएगा कि इन 1973 देधर कमिटी ने क्रिएट किया था PTG। क्या क्रिएट किया था? PTG, दैट इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, नॉट पर्टिकुलरली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो आपका 1973 में बना था, अंडर विच कमिटी? दैट इज योर देभर कमिटी, राइट। लेटर ऑन 2006 में जाके इस PTG को चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PVTGS बना दिया, ठीक है। दैट इज योर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक। अब जो आपका ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री डील करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डील करेगी इसके साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके ट्राइबल अफेयर है उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च किया है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ PVTGS, ठीक है। और कितने हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू 75 है, विद हाईएस्ट नंबर इन योर ओडिशा, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 11. Which of the following statements is correct about the Indo-Pak War of 1965? हमको बताना है कि Indo-Pak War जो 1965 में हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई हैं आपके 47 में भी हुई है, 65, 71, बट अगर हम 99, बट हम 65 की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश। इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक 1 minute डोज अवेलेबल है, आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड वॉच इट, ठीक है। नंबर 2, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च्ड बाय इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ कश्मीर। Number 3, Operation Grand Slam launched by India to capture Akhnur in Jammu. And option number D, India has crossed international border during the war of 1965. Okay. अब पहला, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश, ये हम कब से बोलते आए? 1971 का बात है, 65 के साथ नो रिलेशन, तो पहला ऑप्शन तो गलत। ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च्ड बाय इंडिया टू टेक कंट्रोल ओवर कश्मीर, ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज लॉन्च्ड टू टेक कंट्रोल ओवर कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट। Was it launched by India? No, it was not launched by India. It was launched by Pakistan. कश्मीर तो हमारा ही है, तो किसने लॉन्च किया? पाकिस्तान ने लॉन्च किया था टू टेक कंट्रोल ओवर कश्मीर। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च्ड बाय इंडिया टू कैप्चर अखनूर, हम अपनी ही टेरिटरी को क्यों कैप्चर करेंगे? सो इट वाज नॉट लॉन्च्ड बाय इंडिया, इट वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम दोनों के दोनों आपके 65 में ही लॉन्च हुए थे, ठीक है। सो ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च्ड इन 1965 बट नॉट बाय इंडिया, बाय पाकिस्तान। एंड येस, ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इंडिया क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री
बाउंड्री और बॉर्डर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगर हम बात करें तो 6 सितंबर को 5 से 6 दिया जाता है, बट हम 6 सितंबर लेंगे। 6 सितंबर को इंडिया ने क्रॉस किया था इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरिंग 1965 वॉर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज consider the following statements regarding Shuviae deserti. First, it is a small bird like nocturnal dinosaur that lived 70 million years ago. Statement number 2, it employed excellent night vision and superb hearing to thrive. याद रखिएगा ये एक बर्ड का नाम है। ये किसका नाम है? ये एक बर्ड का नाम है विच इज़, और जो ये नाम है इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ मंगोलियन वर्ड। ये एक मंगोलियन वर्ड के साथ से डिराइव किया गया है, दैट इज शुवू। व्हाट इज इट? शुवू, विच इट सेल्फ मीन्स बर्ड। ठीक है, सो इसको शुवू के नाम से डिराइव किया गया है विच मीन्स अ बर्ड, एंड इट इज़ अ स्मॉल बर्ड। और कैसा है? नॉक्ट्यूनल डायनासोर्स के जैसा है, विच लिव्ड कब? बहुत पहले, 70 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि दे आर नॉक्ट्यूनल, मतलब ये रात को हंट कर सकते हैं। इनको रात को इनका जो विजन है वो सही हो जाता है, मतलब दे कैन हंट इन टोटल डार्कनेस। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट दे कैन हंट इन टोटल डार्कनेस। आपको थर्ड ऑप्शन वो भी दे सकते थे। जिनको नॉक्ट्यूनल का मतलब पता होगा दे विल नो कि ऑफकोर्स दे कैन हंट जस्ट लाइक द आउल्स। अब जिनको नहीं पता नॉक्ट्यूनल का मतलब, तो उनको मैंने बता दिया है कि इट इज़ व्हाट, कि दे कैन हंट इन टोटल डार्कनेस। Question number 13. The first joint logistic hub for the armed forces was established in India where? Number 1, was it Port Blair? Number 2, was it Mumbai? Number 3, was it Surat? और number D, was it Kolkata? तो याद रखिएगा, फर्स्ट जॉइंट लॉजिस्टिक हब की बात किया जाए, इट वॉज लॉन्च्ड एट पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में इसको लॉन्च किया गया था। साथ में आप ये याद रखिएगा, सेकंड जो है वो गुवाहाटी में, गुवाहाटी, और जो थर्ड रिसेंटली है वो आपका मुंबई में है। तो याद रखिएगा, थर्ड जो जॉइंट लॉजिस्टिक हब है फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इट इज़ बीन लॉन्च्ड एट मुंबई। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सो आई थॉट कि आप सबको मुंबई तो पता ही होगा, बट फर्स्ट क्या था वो आप याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। और कितने हैं? 3 हैं, पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी एंड मुंबई। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। In India, the National Green Tribunal, that is NGT, follows which of the following legal justice system as a guide in its proceedings? मतलब NGT है वो इनमें से कौन सा लीगल जो आपका जस्टिस सिस्टम है उसको यूज़ करता है? कोई भी काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर फॉलो करना है ना, कोई भी प्रोसीडिंग करने के लिए। तो ये कौन सा यूज़ करता है एज अ गाइड? नंबर 1, इज इट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? Number 2, is it principle of distributive justice? Number 3, is it principle of national justice? और number D, it is code of civil procedure 1908। तो याद रखिएगा, अगर हम NGT की बात करें, it follows principle of national justice। अगर NGT की बात किया जाए, it is a specialized body which was set under NGT Act। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी को बनाया गया था। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम 10 मेंबर होते हैं, और द मेंबर शुड नॉट एक्सीड 20। तो कितने होने चाहिए? 10 से लेके 20 के बीच में जो है इसके मेंबर्स होने चाहिए। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो किसके अंदर बना है? एक एक्ट के अंदर बना है। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और कौन सा लीगल ये फॉलो करता है? ये आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। डन? ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज मेकादातु प्रोजेक्ट which is sometimes seen in news is related to which of the following rivers? Number 1, is it Krishna? Number 2, is it Mahanadi? Number 3, is it Godavari? और number D, is it Kaveri? तो याद रखिएगा, जो ये आपका मेकादातु है, it is situated at the confluence of river Kaveri और उसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावथी। तो याद रखिएगा, ये एक कॉन्फ्लुएंस के ऊपर, ये एक डीप गॉर्ज है जो सिचुएटेड है कॉन्फ्लुएंस 2 रिवर्स का, एक कावेरी और साथ में उसी की ही ट्रिब्यूटरी। सो मेजर रिवर इज कावेरी ओनली, ट्रिब्यूटरी क्या है आपकी? अर्कावथी है।
ठीक है, अब याद रखिएगा, ये चल गया पता कावेरी के ऊपर है। याद रखिएगा कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये कर्नाटका का प्रोजेक्ट है। ठीक है, कर्नाटका का ये प्रोजेक्ट है। और इसका एम क्या है, इसका एम ये है, इट एम्स टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस टू विच सिटी, बेंगलुरु। तो याद रखिएगा इसका एम है कि ये स्टोर करे और सप्लाई करे वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस फॉर द बेंगलुरु सिटी। इट वॉज अप्रूव्ड, अब ये जो प्रोजेक्ट है इट वॉज अप्रूव्ड मच पहले इन 2017। ठीक है, लेकिन इस तमिलनाडु के साथ कुछ इसका इनका अपोज चल रहा था, कावेरी डिस्प्यूट, तो हमको पता ही है कब से चल रहा है। तो तमिलनाडु वांटेड टू अपोज इट, बट अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट का तो ये रिवर है कावेरी, और ये कॉन्फ्लुएंस है दो रिवर्स का, कावेरी और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी। सो मेजर रिवर कौन सा हो गया आपका, कावेरी ही हो गया। ठीक है, सो दीज वर 15 क्वेश्चन विच वी टुक आपके करंट अफेयर्स के। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको कल आ जाएगा। सो टुमारो माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू कम। ठीक है, सो स्टे ट्यून, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कॉन्टिन्यूटी लेक्चर रहेगा और कल आपका एक और लेक्चर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।